चलिए, हम लोग का जीके जीएस में केमिस्ट्री का टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग कुछ कंटेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, होमोजेनियस एटम्स क्या होता है, हेट्रोजेनियस एटम्स क्या होता है, सारे हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। आज थोड़ी सी जानकारी हम लोग आयंस के बारे में लेंगे। किसके बारे में लेंगे? आयन। और आयन होता क्या है, ठीक है। देखो, आयन में जो होता है जनरली इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बताया जाता है, तो उसी को एक्सप्लेन किया गया है। देखो, नेचुरल एटम जो होता है मुख्य रूप से दो कैटेगराइज में किया गया है। जब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, जब वो त्यागेगा और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो ये जो घटनाएं एटम के बीच में होती है, ये आयंस के माध्यम से होती है। तो इसीलिए बोला गया, देखो जब यहां लिखा गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तब वो कहलाएगा केटायन। क्या कहलाएगा? और वो होगा पॉजिटिव चार्ज। क्या चार्ज होगा? ठीक। और जब बोला गया कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लेगा किसी से, तो वो कहलाएगा एनायन। क्या कहलाएगा? एनायन। इसीलिए कहा गया उसको, देखो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे एटम जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। याद रखना, जब इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आगे दरकार पड़ेगा आपको, तो जब इलेक्ट्रॉन को कोई एक्सेप्ट करता है, लेता है, तो उसका जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और जब देता है तो देने वाला दिलदार होता है, तो जो देता है तो वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज। तो इसीलिए बोला गया नेचर ऑफ एटम्स को दो भाग में बांट दिया गया है, एक केटायन में और दूसरा एनायन में। तो केटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, जिसको कहते हैं हिंदी में धन आवेशित चार्ज, ठीक है। और एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसे कहते हैं ऋण आवेशित चार्ज। समझ में आई बात? यही सारी भाषाएं यहां लिखा होगा। देखो, तो बोला गया है कि वे परमाणु, ठीक है, बोला गया कि वे परमाणु अथवा परमाणु समूह, मतलब वन एटम या मोर देन वन एटम्स, जिन पर बोला गया नेट आवेश जो होगा, चार्ज विद्यमान हो, उसको आयन कहा जाता है। मतलब ऐसे उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज अवेलेबल होगा, तो उसे कहा जाएगा, आपका क्या कहा जाएगा? नेट आवेश या नेट चार्ज। क्या कहा जाएगा? नेट चार्ज। और वही घटना हमारी क्या कहलाती है? आयन। क्या कहलाती है? आयन। देखो, आयन चाहे केटायन एनायन, उसमें कोई ना कोई चार्ज है, चाहे उसमें पॉजिटिव चार्ज है चाहे नेगेटिव चार्ज है। तो बोला गया है कि एक सामान्य परमाणु में, एक नेचुरल एटम में, बोला गया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऋण आवेशित कण, ऋण मतलब होता है नेगेटिव चार्ज, तो उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव कण मॉलिक्यूल्स होते हैं। किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं? नेगेटिव मॉलिक्यूल्स। और प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, धन आवेशित। तो अगर किसी भी नेचुरल एटम्स में आपका जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो किस तरह का चार्ज लेकर आते हैं? नेगेटिव चार्ज के साथ होते हैं। और प्रोटॉन जो होते हैं वो किस तरह के चार्ज के साथ रहते हैं? पॉजिटिव चार्ज के साथ होते हैं। तो बोला गया पर आवेश की मात्रा और उनकी संख्या जो होती है बराबर होगा। तो जितना पॉजिटिव चार्ज वो संख्या को रिप्रेजेंट करेगा। इसलिए अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो उसका नेट आवेश क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। सपोज करो 2 नेगेटिव चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज, तो उसका नेट आवेश क्या बनेगा? आपका जीरो हो जाएगा। मैथमेटिकली में वही जानते हैं। तो वही बोला गया, देखो कंटेंट में बोला गया एक नेचुरल एटम्स में, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आपका नेगेटिव चार्ज पर होते हैं, प्रोटॉन जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज के। आवेश की मात्रा जो होगी उसकी किसके बराबर होगी? उसकी संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? संख्या के बराबर होगी। इसलिए उसमें जो नेट आवेश बनेगा क्या बनेगा? आपका जीरो। अभी दिखाएंगे क्यों जीरो बनता है। तो यहां पर आप जानिए कि कोई भी नेचुरल एटम होगा उसे मुख्य रूप से कितने तरह के चार्ज देखने जाते हैं? दो तरह का, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है या लॉस करता है तो उस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव चार्ज होगा। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कौन सा चार्ज होगा उसके ऊपर? नेगेटिव। लेने वाला नेगेटिव होगा, देने वाला पॉजिटिव होगा। यहां तक समझ में आई बात? आगे समझोगे ध्यान से। देखो,
यहां पर बोला गया, देखो वही एनायन और केटायन के बारे में बोला गया यदि परमाणु अथवा परमाणु समूह में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान हो, समान नहीं होगा। बोला गया ऐसा एटम्स या आपका नंबर्स ऑफ मोर देन वन एटम्स या आपका जितने भी ग्रुप होंगे, ग्रुप्स ऑफ एटम, बोला गया एटम और परमाणु के समूह में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या जो असमान हो, क्या हो, असमान, इक्वल नहीं होगा, तो उस पर जो होता है गैर शून्य आवेश, नॉन जीरो चार्ज, क्योंकि अगर समान लो पॉजिटिव चार्ज 3 है, नेगेटिव चार्ज 2 है, तो कभी जीरो बन सकता है नहीं। उसीलिए बोला गया कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होगी तो उस पर जो चार्ज होगा वो नॉन जीरो चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? तो अगर कहीं बोला जाए व्हाट इज नॉन जीरो चार्ज, तो नॉन जीरो चार्ज मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होगी। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या असमान होगी तो वो घटना जो कहलाएगी नॉन जीरो चार्ज कहलाती है। कौन सा चार्ज कहलाती है? ठीक, क्यों बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव और प्रोटॉन क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, तो दोनों अगर असमान होगा तो जीरो तो बनेगा ही नहीं बनेगा। ठीक, तो बोला गया, देखो तो बोला गया नेचर ऑफ चार्जेस, आवेश की प्रकृति के आधार पर इसे दो तरह के चार्ज में बांटा गया था। एक को कहा गया था धनायन, जिसको कहा गया था इंग्लिश में केटायन, और दूसरे को कहा गया था ऋणायन, जिसको क्या कहा गया था आपका एनायन। तो नेचर ऑफ एटम्स के आधार पर चार्ज को दो भाग में बांट दिया गया था। एक को कहा गया था केटायन और दूसरे को क्या कहा गया था? एनायन। ठीक है, आगे हम इसके बारे में देखेंगे। देखो तो आगे देखो क्या है, वही पॉजिटिव नेगेटिव का आगे बता रहे हैं कि वहां पर चार्ज कैसे होता है, गैर शून्य चार्ज या नॉन जीरो चार्ज। देखो केटायन का केस में क्या हुआ, बोला गया यदि आयन पर बोला गया पॉजिटिव चार्ज विद्यमान हो, ठीक, तो उसे कहा जाएगा धनायन, मतलब केटायन कहा जाएगा। अगर किसी आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसे कहा जाएगा आपका क्या कहा जाएगा? केटायन कहा जाएगा। और जिसे हिंदी में कहते हैं हम लोग धनायन, धन आयन। ठीक है, धनायन में प्रोटॉन की संख्या जो होगी इलेक्ट्रॉन से अधिक होगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तभी बनेगा जब प्रोटॉन की संख्या जो होगी इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगी? आगे बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा तभी तो घटना केटायन कहलाएगी हमारी, और अगर कम होगी तब वो एनायन कहला जाएगी। तो वही बोला गया यदि आयंस पर पॉजिटिव चार्ज विद्यमान हो तो वो जो घटना हमारी कहलाएगी केटायन, और केटायन का केस में जो होता है हमारा प्रोटॉन की संख्या ज्यादा होगी किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की संख्या में। तो बोलेंगे जैसे सोडियम आयन, सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na+ से। वाई सोडियम को रिप्रेजेंट करते हैं Na+ से। देखो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है वो 11 होती है। सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 11। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 10। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो पॉजिटिव ज्यादा नेगेटिव कम, तो उसमें चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव हमारा? पॉजिटिव। देखो नेट आवेश जो होगा हमारा पॉजिटिव फॉर्म में हुआ, इसीलिए सोडियम के ऊपर लगता है हमारा प्लस चार्ज। कौन से सही हमारी बात? तो इसीलिए सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज इसलिए लगाया गया क्योंकि यहां पर जो होता है ये केटायन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका प्रोटॉन की संख्या 11 हो रही है और इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 हो रही है, जिससे हमारा नेट आवेश जो होगा हमारा यह जीरो नहीं हो रहा, नेट आवेश हमारा पॉजिटिव में रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए हमारा सोडियम होगा Na+। सोडियम क्या होगा? लॉजिक समझ में आ रही बात? केटायन कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? अगला कंटेंट को देखना। उसके बाद बोला गया है एनायन, जिसको बोला जाता है ऋणायन। ऋण मतलब उधार, उधार मतलब माइनस चार्ज लगाना। तो बोला गया यदि आयन पर नेगेटिव चार्ज विद्यमान हो, तो किसी भी आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज विद्यमान रहेगा तो उसे हम लोग कहेंगे एनायन। एनायन का मतलब क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होगी वो प्रोटॉन की संख्या से अधिक होगी। इलेक्ट्रॉन की संख्या किससे अधिक होगी? प्रोटॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज? प्रोटॉन पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज?
तो देखो जिसमें बोला गया है क्लोराइड, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है Cl माइनस से, क्लोरीन क्लोराइड को, तो इसमें जो प्रोटॉन की संख्या होती है 17, कितना होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होता है आपका 18, 18 होती है। तो प्रोटॉन की संख्या 17 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, तो इलेक्ट्रॉन मेरा पॉजिटिव की नेगेटिव, अब प्रोटॉन पॉजिटिव की नेगेटिव, तो इसका जो नेट रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव में आएगा नेगेटिव में, नेगेटिव में आएगा -1 का, इसीलिए क्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है Cl माइनस से। समय में आई बात। तो वही बोला गया यदि आयन जो होता है ऋण आवेशित रहेगा तो वो घटना कहलाएगी हमारा एनायन। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी तक हम लोग केवल जनरल तरीका से समझे थे कि हम लोग केटायन और एनायन किसे कहते हैं। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, और एनायन मतलब बोले थे क्या हम लोग बोले नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये जाने थे। बट इसका एक्चुअल डेफिनेशन केटायन एनायन होगा कि ऐसे एटम और एटम का समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या नेट वैल्यू पर डिपेंड करेगा। अगर नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन की संख्या कम और प्रोटॉन की संख्या ज्यादा तो वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम तो वो नेगेटिव मतलब एनायन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन होगा, मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द नेट वैल्यू, नेट चार्ज के आधार पर। समझ में आ रही बात? क्या पॉजिटिव तो प्लस माइनस नहीं, नेट चार्ज क्या होता है कॉन्सेप्ट समझ में आ गई बात। तो इसलिए ध्यान से समझने का कोशिश करोगे, क्योंकि एग्जामिनर आपको पहले बोले अब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना कि रटंत बेस कि रट के जाएंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश किया जा रहा है ज्यादा ज्यादा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अगला कंटेंट को देखोगे। देखो इसके बाद केटायन और एनायन के बाद अब आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स। अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने मतों के आधार पर अलग अलग स्ट्रक्चर को, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उन्होंने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिए। उसी कॉन्सेप्ट के कड़ी में कुछ हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। वही देखो हेडिंग मारा गया है, विभिन्न परमाणु मॉडल के आधार पर परमाणु संरचना। मॉडल के आधार पर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या था। तो जैसा कि हम लोग जॉन डाल्टन साहब के बारे में पढ़ चुके थे कि पहला जो थ्योरी दिया गया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जॉन डाल्टन साहब ने दिया था। और उन्होंने कब दिया था? 1803 ईस्वी में। और उन्होंने बताया, क्या बताया था कि जितना भी एटम होता है एक सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड। इसीलिए उनके मॉडल को कहा गया सॉलिड स्फीयर मॉडल। क्या कहा गया उसे? तो अगर आपसे पूछा जाए सॉलिड स्फीयर मॉडल देने वाले विद्वान कौन थे या वैज्ञानिक कौन थे, उनका क्या नाम था? जॉन डाल्टन साहब। और इन्होंने कब दिया था? 1803 ईस्वी में। उसके बाद अगला इस पर रिसर्च किया गया एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जो थे जे थॉमसन। कौन थे? और जे थॉमसन ने ये अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया 1904 में। कब दिए? और इनका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर था, उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर का नाम दिया गया प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम दिया गया? ठीक, जो तरबूज देखते हैं ना वही मॉडल पर दिया गया है। तो प्लम पुडिंग मॉडल जो दिया गया था जे थॉमसन साहब के द्वारा दिया था। किनके द्वारा दिया गया था? क्योंकि ये स्ट्रक्चर इसीलिए हमने लिख दिया गया है क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है कि कौन स्ट्रक्चर किसने दिए थे और कब दिए थे। अगला स्ट्रक्चर जो थे न्यूक्लियर मॉडल पर जो देने वाले थे वो साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम थे उनका? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। क्या नाम थे? और ये स्ट्रक्चर देने वाले कौन थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कब दिए थे? और इनके मॉडल को क्या कहा गया? न्यूक्लियर मॉडल। नाभिकीय मॉडल हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है सभी। देखो ये सब स्ट्रक्चर, एक क्वेश्चन आ रहा है सर ये सब दिए, मतलब एक को गलत साबित करके दूसरा को राइट किया गया है। जैसे जैसे हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट चालू हो चुका, उसके खोज जारी होने लगे, तो हर साइंटिस्ट ने पहले वाले की थ्योरी को गलत साबित करके नया थ्योरी को बनाया। इसी कारण ये सारे स्ट्रक्चर बना गया है। ठीक है। अगला अर्नेस्ट रदरफोर्ड के बाद जो देने वाले जो विद्वान वैज्ञानिक थे उसके नाम थे, क्या थे? नील्स बोर। क्या नाम थे? और इन्होंने जो ये थ्योरी दिया था उस थ्योरी का नाम क्या था? प्लेनेटरी मॉडल। क्या नाम था? जिसको कहा जाता है ग्रही मॉडल। कोई ग्रह भी हमारे होते हैं, प्लेनेट में होते हैं, तो इसीलिए इनका मॉडल का नाम दिया गया प्लेनेटरी मॉडल। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए प्लेनेटरी मॉडल जो देने वाले थे एटॉमिक स्ट्रक्चर का देने वाले विद्वान
कौन थे? कब दिए थे? 1913 में। न्यूक्लियर मॉडल देने वाले विद्वान कौन थे? अरे न्यूक्लियर मॉडल बोलने नहीं आता है, रदरफोर्ड आता है ना बोलने के लिए। हाँ बोलना फोड़ देंगे, फोड़, ठीक है, फोड़ देना मतलब रदरफोर्ड, ठीक है। तो वही बम्बार्डिंग अभी बताएंगे सब क्या क्या थ्योरी में क्या क्या त्रुटि किया गया था, ठीक है। फिर उसके प्लांक पुडिंग मॉडल किसने दिए थे? बोलने नहीं आता है। प्लांक पुडिंग मॉडल किसने दिया था? किसने दिया था? क्या हुआ? मैंने कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा था, ठीक है। देखिए, तो जे थॉमसन साहब ने दिए थे कब? 1904 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट में अंत में जाकर के इन्हीं मॉडल को सबसे प्रमाणित माना गया और नील बोर के थ्योरी को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया गया, जिसको कहा गया क्वांटम मॉडल। क्या बोला गया? और आज का दुनिया इसी पर बेस्ड है। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री सब इसी पर चलता है, ठीक है। और ये देने वाले विद्वान कौन थे आपका? आर्निब श्रोडिंगर, क्या नाम थे? और ये कब दिए थे? बस नील बोर साहब के मॉडल को आगे बढ़ा दिया इन्होंने जरा सा। हाँ बस हर एक का थ्योरी को गलत साबित, तो आप लोग भी इसके थ्योरी को थोड़ा गलत साबित करके बढ़ा दीजिएगा, आपका नाम ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तक जो वे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में इतने विद्वानों ने अपने अपने मत दिए, समझ में आ गई बात। अब हम लोग इसके चर्चा करेंगे कि कौन सा विद्वान ने कौन सा मत दिया और क्यों उसका फ्लॉप हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर। तब फ्लॉप हुआ तभी तो हम लोगों को पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो एग्जाम आप लोग एमसीक्यू लिखिएगा तो कौन मॉडल दिया, उनके मॉडल का नाम का क्या था, किसने दिया, कब दिया, जरूर याद रखिएगा। यहां से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, कोई विकल्प नहीं। तो वन शॉट वन डिवाइडिंग हम बोलेंगे। सॉलिड स्फीयर मॉडल देने वाले विद्वान वैज्ञानिक का नाम कब दिए थे? फिर उसके बाद प्लम पुडिंग मॉडल देने वाले वैज्ञानिक का नाम कब दिए थे? उसके बाद न्यूक्लियर मॉडल देने वाले विद्वान वैज्ञानिक का नाम बोले नहीं आ रहा, क्या नाम है, कब दिए थे? उसके बाद प्लेनेटरी मॉडल देने वाले विज्ञान कब दिए थे? और क्वांटम मॉडल देने वाले कब दिए थे? ठीक, जिसमें हम लोग डाल्टन साहब के बारे में पढ़ चुके हैं। आज से पढ़ेंगे जे थॉमसन। देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखे ना, तरबूज का दिन अभी देख रहे हैं ना, यही इन्होंने इसी कॉन्सेप्ट को दिया कि ये जो होता है जिसे इसे आगे चल के बदल गया। तरबूज को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? वाटरमेलन। तो इसीलिए आगे चल के इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया, ठीक। अब इन्होंने तरबूज को देखो कैसे एक्सप्लेन किया। आप लोग भी अपना तरबूज को देख करके एक्सप्लेन कीजिएगा कौन कौन सा आइटम और मॉलिक्यूल्स होता है। हाँ देखो, तो इन्होंने एटॉमिक मॉडल होता क्या, पहले थोड़ी सी जानकारी ले लो तब इसके बारे में जानेंगे। देखो बोला गया है एटॉमिक मॉडल मतलब वह मॉडल जिसमें के न्यूक्लियस में आपके तीन चीज दिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की स्थिति को दर्शाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन कहां है, प्रोटॉन कहां है, न्यूट्रॉन का, बस उसका पोजीशन को बता रहा है। जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर जितने भी विद्वान हुए उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां होगा, प्रोटॉन कहां होगा, न्यूट्रॉन कहां होगा। तो ये जो आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट किया जाता है और उसी पोजीशन को हम लोग कहते हैं क्या, एटॉमिक मॉडल। तो एटॉमिक मॉडल मतलब समझ में आ गया। एटॉमिक मॉडल मींस पोजीशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का, ठीक है। और इसी मॉडल को कहा गया परमाणु मॉडल या एटॉमिक मॉडल। अब देखो, अब इस मॉडल को सर्वप्रथम जागृत किया जे थॉमसन साहब, डाल्टन साहब के बाद दिया और इन्होंने बताया कि परमाणु को माना इससे किसके समान। तो इंडिया लोग नहीं जानता था तरबूज क्या होता है। इन्होंने बोला कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका है एक तरबूज के समान है। किसके समान है? अतः इसीलिए इस सिद्धांत को नाम दिया वाटरमेलन थ्योरी। क्या नाम दिया? तो जे थॉमसन ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया उस एटॉमिक स्ट्रक्चर को कहा जाता है वाटरमेलन थ्योरी। कौन सा थ्योरी? ठीक, क्योंकि इन्होंने बताया कि जितना भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है एक तरबूज के समान है। अब वो तरबूज में क्या क्या क्वालिटी उनको दिख गया होगा खाते समय, बता दिया। जैसे न्यूटन साहब ने सेब को देखा कि सेब काहे नीचे गिरा, पूरा ग्रेविटेशनल पर दिमाग लगाने लग गए। अभी भी हो गए भूखे प्यासे होंगे, तरबूज खाने लग गए। तो हम लोग भी बहुत चीज खाते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं है कि सर सेब ऐसा होता है, गुआभा ऐसा काहे होता है। सेब में छोटा छोटा दो ही को दाना होता है, गुआभे में बहुत सारा दाना निकलता है।
अमरूद में निकलता है ना। तो इसीलिए आप सेब की तुलना में अभी छोटा छोटा भी कौन इसकी प्रजाति डेवलप हो गई, ये अमरूद को काटोगे उसके दाना ही नहीं निकलेगा, दाने गायब है। हाँ, आम वाला तो हो ही गया है। ठीक है, तो ये जो थे आपका जे थॉमसन साहब का वाटरमेलन थ्योरी क्या कहता है, ध्यान से समझो। देखो इनके अनुसार देखो क्या बोला गया, इसलिए दोनों स्ट्रक्चर लगाए हैं यहाँ पर है। ठीक है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, यहाँ पर एक एटॉम आपका वाटरमेलन का स्ट्रक्चर लगा हुआ है। देखो इनके अनुसार बोला गया तरबूज का लाल वाला भाग, तरबूज में लाल भाग होता है ना कि सफेद होता है, हाँ, इसीलिए दबी तरबूज लेना है, काट के लेना है, ऐसे ले गया गोटा तो देखिए सादा निकल गया। तो इनका कहना था कि जो लाल वाला भाग है तरबूज का वो प्रोटॉन होता है, क्या होता है, तो इसीलिए देखो लाल वाला जहां है सब प्रोटॉन चार्ज लगा हुआ है। तो ये जितने लाल वाला हिस्सा है उन्होंने उसे माना क्या, प्रोटॉन। और प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव की नेगेटिव, देखो यहां लिखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसे लाल वाले हिस्सा को रिप्रेजेंट किया गया पॉजिटिव चार्ज। तो जे थॉमसन साहब ने माना कि वाटरमेलन जो तरबूज का लाल वाला हिस्सा है वो प्रोटॉन है, और उस प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पॉजिटिव से कि नेगेटिव से, पॉजिटिव से। और बोला गया जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है तरबूज के बीज के समान बिखरे होते हैं, और ये देखो नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन, ये जितना तरबूज वाला ये क्या है, बीज, ठीक, क्या बोलते हैं, बीजे ना बोलते हैं, देहाती में दाना बोलते हैं, दाना बोलते हैं, दाना मतलब सूख जाना, और हरा रहने पर बीज। तो देखो अगर बीज खा रहे तो इलेक्ट्रॉन खा रहे हैं आप, ठीक है, हाँ, जब आ रहे तो लाल वाला खा रहे तो क्या खा रहे, प्रोटॉन खा रहे। तरबूज कटवाना, बोला प्रोटॉन दीजिए हमको, ठीक है, तरबूज काटेगा, बोला हमको इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, प्रोटॉन। बोले क्या होता है, बोला देखिए तरबूज का लाल, कौन वाला, लाल वाला हिस्सा हमको चाहिए, दाना सब रख लीजिए आप। ठीक, तो इन्होंने बोला कि जो दाने होते हैं वाटरमेलन का वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तथा बोला गया इसके द्वारा प्रोटॉन में बताई गई स्थिति की वास्तविकता से जो भिन्न थी। तो इन्होंने जो बताया ये तो तुलना कर दिया तरबूज के साथ, तो बोला कि ये कैसे होता है, तो यही इन्होंने बताया कि अगर कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में दिखा हुआ है तो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में जो वाटरमेलन का जो पोजीशन होता है उसमें वही पोजीशन एटम का भी होता है। तो उन्होंने कंपेयर कर दिया कि वाटरमेलन को रेड वाले हिस्से को किसके, प्रोटॉन के साथ, और उसके बीज को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ। मतलब ये सभी आपस में देखो ज्वाइंट नहीं होते, वो बिखरे हुए। समझ में आई बात। आगे इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया देखो, तब ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो बोला कि बिखराव होता है, लेकिन इन्होंने पोजीशन को डिफाइन नहीं किया कि इलेक्ट्रॉन कहां होता है, प्रोटॉन कहां होता है, न्यूट्रॉन कहां होता है। अब बोला कि तो तरबूज खाते हुए दे दिए, इनके थ्योरी को हटा दिया गया। अब इसकी थ्योरी को गलत साबित करने के लिए आए कौन आए आगे चल के, रदरफोर्ड। कौन आए, आप बोले कि नहीं तरबूज उर्बूज से काम नहीं चलेगा, अब हमको एग्जैक्ट चाहिए। तब इन्होंने क्या किया, एक सॉलिड आपका प्लेट के माध्यम से प्रूव करेगा। और क्या हुआ देखो, ये बम्बार्डिंग किए, यहां पर एक लगाए रेडियो एक्टिव सोर्स, ठीक है, और ये एक प्लेट लगा हुआ है, इसके माध्यम से बताएं कि अगर कोई एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता कहां है और उसका स्थिति नेचर क्या होता है, ये बताने में कामयाब हुए रदरफोर्ड साहब ने। तो देखो उन्होंने क्या कहा, इसने जो मॉडल दिया उसे कहा जाता है अल्फा प्रकीर्णन मॉडल। अल्फा प्रकीर्णन मतलब अल्फा किरण के माध्यम, रे के माध्यम से इन्होंने मॉडल को प्रमाणित किया। हाँ, तो उन्होंने बोला इसमें जो होता है, रदरफोर्ड ने रेडियम से अल्फा किरण को निकाला। देखो ये रेडियो एक्टिव सोर्स होता है, तो रेडियो एक्टिव सोर्स से एक अल्फा किरण को निकाला और उसे सोने की पतली परत पर प्रहार किया। ये जो परत देख रहे हैं सोने की पतली परत है, हाँ देखो यहां पर, सॉरी ये वाला, ठीक, जैसे हम लोग टॉर्च से लाइट मारते हैं ना, तो उसी प्रकार से उन्होंने वार किया। तो वार करने के बाद उनको कुछ दिखा, क्या दिखा, बोला गया कि अधिकांश जो अल्फा किरण था, अल्फा मतलब रेडियो एक्टिव से पास किया जाना था, तो बोला कि अधिकांश अल्फा किरण थे वो सोने की चादर को पार कर गई। बहुत सारे ऐसे किरण थे कि ये जो सोने की जो प्लेट लगाई थी इसको क्या कर गई, वो करो। तो कोई भी चीज जब क्रॉस कर गया तब बोला, जब क्रॉस कब करेगा, जब उसमें कुछ है ही नहीं है, ठीक है, तो कर गया। तो बोला गया परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। अब बोलेंगे चादर भी तो किसी न किसी एटम से ही तो बना हुआ है, कोई भी सब्सटेंस से। तो जब ये रेडियम से क्रॉस किया
तो बोला कुछ हुआ ही नहीं, पार हो गया। तो बोला पार हो गया, अच्छा। तो बोला कि एटम जो होता है क्या होता है, खोखला होता है, उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होते हैं। इसलिए कहा गया जब इसे रेडियम अल्फा किरण जब क्रॉस किए तो बहुत सारे किरण क्या हो गए थे, क्रॉस कर गए। तब जाकर इन्होंने इस बात को कहा, किसने कहा, ठीक बोलो ठीक। एक घटना इसमें दिखा। अगली घटना देखो क्या हुआ। कुछ अल्फा किरण जो होते हैं परमाणु के मध्य भाग से थोड़ी विचलित होकर तिरछे हो गई। मतलब कुछ किरण जो होती है इसे क्या हो गया, सीधा डायरेक्शन में ना होकर इधर उधर डायरेक्शन में भागने लग गया। भाग गया तो बोला गया क्या कि परमाणु का जो मध्य का भाग है वो कैसा होता है, तो पॉजिटिव चार्ज से उन्होंने तब कहा जब उससे जब अल्फा किरण पास किए तो सीधा क्रॉस नहीं किया, वो तिरछा होने लग गया। तब बोला गया इसका कुछ भाग जो सेंटर का भाग होता होगा वो क्या होता होगा, पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहां अवेलेबल होता है, न्यूक्लियस में। कहां बताए थे आपको, न्यूक्लियस में। आगे चल के बताए इन्होंने 12,000 से अधिक अल्फा किरण जो थे वो परमाणु के मध्य भाग से टकराकर क्या हो गए, रिटर्न हो गए, वापस आ गए। तो परमाणु का मध्य भाग को इन्होंने क्या माना, ठोस। तो बोला गया उनमें न्यूक्लियर, तो उन्होंने उसका क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, तो देखो जैसे सपोज कोई भी चीज टकरा गया, टकरा के वापस आया तो समझा कि जरूर इसमें कुछ अवेलेबल होगा। तो उन्होंने बोला कि जो भी एटम का जो मध्य भाग होगा वो सॉलिड रहा होगा। बोला क्यों सॉलिड हुआ, क्योंकि जब हमने इसने अल्फा किरण का बार बार प्रहार किए तो बहुत ज्यादा किरण जो हुआ रिटर्न हुआ। तो इसीलिए बोला उनके मध्य भाग को क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। और जब पार कर गया सीधी तो उन्होंने क्या बोला कि ये खोखला होता है। और जब वो तिरछी किरण चला गया तो उन्होंने क्या बोला कि मध्य भाग में पॉजिटिव की नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पहले जे जे थॉमसन के तुलना में ये रदरफोर्ड साहब को सही बताए, वो तो तरबूजे का साथ बोल के चला गया। इसीलिए कोई नया चीज आता है कुछ बोल दो, फिर बाद में रिसर्च चालू होगा। यहां तक समझ में आ गई बात। आगे देखो, आगे चल के क्या हुआ देखो। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है आपका, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपका, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाहर क्या लगाते हैं आपका, चक्कर लगाते हैं बाहरी भाग में। तो इनका मानना था कि आपका किसी भी एटम में जो होते हैं प्रोटॉन और आपका जो होते हैं न्यूट्रॉन जो होंगे वो न्यूक्लियस में होंगे, और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बाहरी ऑर्बिट में क्या लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे। तो बता दिए कि चलो ये घटना हो गई। अब बोला अच्छा ये की है, कौन कहे ये बात, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड साहब को अब इसको गलत साबित करेंगे। कौन साबित करेंगे, देखिए। अभी तक रदरफोर्ड साहब ने क्या बनाए कि इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, बाहरी कक्षा में क्या होते हैं, चक्कर मारते हैं। आप बोला इसी का स्टूडेंट था मैक्सवेल साहब। बोला अच्छा ठीक है, आप देखो इन्हीं का थ्योरी को गलत साबित करेंगे। किसकी थ्योरी को, रदरफोर्ड थ्योरी को गलत साबित करने वाले थे मैक्सवेल। अब उन्होंने क्या बताया देखो, बोला इन्होंने जो थ्योरी दिया गया उन थ्योरी को कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कौन सा नाम दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, जिसको हिंदी में कहते हैं आपका विद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ये विद्युत चुंबक सिद्धांत के अनुसार इन्होंने क्या बताया सुनो। इन्होंने बताया कि जब कोई कण वृत्ताकार मार्ग में कोई सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाएगा तो चक्कर लगाते लगाते उसकी ऊर्जा क्या होती है, धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। क्या बताया गया, अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये कहने वाले कौन थे, क्यों, देखो बोला चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का होता है एक्सक्रीशन होता है, घटता है, और ऊर्जा धीरे धीरे क्या हो जाएगी आपका, समाप्त हो जाएगी। जैसे आप चक्कर में दौड़ते रहते हैं, दौड़ते दौड़ते एनर्जी घट जाता है। तो इनका मानना था मैक्सवेल साहब का कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल अगर कोई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता रोटेशन करते रहता है तो ऊर्जा का एक्सक्रीशन के कारण उसमें क्या होता है, उसका एनर्जी लॉस्ट होती जाती है, समाप्त होती जाती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होगा वो गिर करके कहां चला जाता है, न्यूक्लियस में। कहां जाता गिरता है, तो अभी तक न्यूक्लियस बोले थे कि अच्छा सॉलिड वाला भाग था। इससे पहले जे जे थॉमसन साहब ने क्या किया, वो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। और ये मैक्सवेल साहब बोल रहे हैं कि अगर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर खा के गिर गया न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस में गिरता है, तो जिसके कारण बोला जाता है परमाणु का क्या हो जाता है, अस्तित्व समाप्त।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बाहरी किसी भी ऑर्बिट एटम्स के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है, और इलेक्ट्रॉन जब वो न्यूक्लियस में गिर गया तो उसका अस्तित्व भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अतः मैक्सवेल ने जो थे रदरफोर्ड के परमाणु के मॉडल को क्या बनाया, अस्थायी बताया, बोला ये परमानेंट नहीं हो सकता है सॉल्यूशन, क्योंकि इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं थॉमसन साहब का, रदरफोर्ड साहब का, कि जो बाहर में मूव करता है, लेकिन ये बोले क्या इलेक्ट्रॉन जो आकर के नष्ट कर देता है, किसको नष्ट करता है, एटम को। किसको नष्ट करेगा, परमाणु का अस्तित्व क्या बोला गया, समाप्त हो गया, तो एटम का अस्तित्व को समाप्त कर देगा। क्योंकि अभी हम लोग जब पढ़े थे पिछली बार में कि एटम में 3 परमाणुमिक स्ट्रक्चर मतलब 3 पोजीशन होना चाहिए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का जब पोजीशन ही नहीं रहेगा तो वो समाप्त कर देगा एटम को। ठीक, तब देखो आगे चल के फिर थ्योरी जन्म लिया जिसको कहा जाता है क्या, बोर-बेरी का मॉडल। कौन सा मॉडल, तो इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे नील बोर साहब थे। कौन थे, नील्स बोर। कौन देने वाले थे, तो उन्हीं मॉडल को कहा गया, कौन मॉडल कहा गया, बोर-बेरी मॉडल। तो देखो ये जनरली ये मॉडल देने वाले थे नील्स बोर साहब थे। कौन थे, अरे बोल नहीं रहा, कहा बोलना चाह रहा, बोलो। ठीक है, देखो इनके अनुसार बोला गया परमाणु के केंद्र में क्या मौजूद होगा, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। क्या मौजूद होगा, न्यूक्लियस। और जबकि इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहरी वृत्त कक्षा में चक्कर लगाएंगे। कैसे चक्कर लगाएंगे, बाहरी वृत्त कक्षा में। अभी देखो मैक्सवेल बोले थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर मंगाएगा तो स्क्रीशन के कारण उसकी ऊर्जा नष्ट होगी और जाकर के वो कहां, नाभिक में गिरेगा, जिससे एटम समाप्त हो जाएगा। तो अभी इन्होंने बोला ठीक है, यहां तक तो सब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर मार रहे, जितने बोले। अब इसी के बात को आगे इन्होंने क्या बढ़ाया, समझो ध्यान से, इसीलिए थ्योरी ज्यादा प्रमाणित हुआ। इन्होंने बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर मारता है तो ऊर्जा का वो उत्सर्जन मतलब ऊर्जा को रिलीज समाप्त नहीं करता है, अर्थात वो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोला क्यों नहीं होता है, तो उन्होंने आगे स्टेप को जोड़ा, बोला जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा में जाएगा, देखो किसी भी एटम के सेंटर में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जब वो न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएगा तो देखो बोला गया अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा के मतलब इनर से जब आउटर की ओर चलेंगे तो बाई सोर्स के कारण उसकी ऊर्जा बढ़ने लगती है। क्यों, क्योंकि वो बाहरी सोर्स से ऊर्जा को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है। ये बात करने वाले कौन थे, नील्स बोर साहब थे। अर्थात ऊर्जा उसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इससे पहले मैक्सवेल साहब ने क्या बोला कि चक्कर मारेगा तो गिर करके समाप्त हो जाएगा, लेकिन इन्होंने बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएगा, न्यूक्लियस से जितना दूर जाते जाएगा उसका आपका एनर्जी बढ़ता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्सटर्नल सोर्स से ऊर्जा को एक्सेप्ट करने लग जाता है, लेने लग जाता है। ठीक, कक्षा, जिसके कारण उसकी ऊर्जा घटेगी कि बढ़ेगी, बढ़ेगी। इसी कारण आगे चल के देखो उन्होंने बताया जो सेल थ्योरी जो दिया गया है वही नील्स बोर साहब का दिया गया है। तो देखो इन्होंने सेल को रिप्रेजेंट किया, भीतरी सेल को आगे पढ़ाएंगे, भीतरी सेल को कहा गया KLMNOP, इसी तरह वो नामकरण किया अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। इन्होंने सेल का जो नामकरण किया ABCD से नहीं किया, KLMN से स्टार्ट किया। ठीक है, तो इन्होंने बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी जो मिनिमम होगा सेंटर में वो 2n² होगा। कितना होगा, 2n²। तो देखो जब इलेक्ट्रॉन अपनी पहली कक्षा में जाएगी तो n इज इक्वल टू वैल्यू क्या होगा, 1। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसका, K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 2। फिर उसके बाद जैसे ही L सेल में दूसरे सेल में एंट्री करेंगे तो 2n² मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2 × 4, कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा उसके पास। तो देखो जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन के बाहर जा रहे हैं उसके इलेक्ट्रॉन की संख्या घट रही है कि बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो यही बात इनका कहना था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा की ओर चलते हैं तो उसमें अलग उसका जो पावर होता है, एनर्जी बढ़ता है। ठीक, तो देखो वही बोला गया, तो देखो वही लिखा गया, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा पर आएगी तो उसका उत्सर्जन होता है और उसका ऊर्जा क्या होगा, कमी होगा। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से भीतर की ओर जा रहा है तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घटेगा। मतलब ऊर्जा घटेगा कि बढ़ेगा, देखो इलेक्ट्रॉन की संख्या घटती जा रही है।
अरे बाहर से भीतर जा रहे तो घट रहा है ना। ठीक, तो यही कहा, इन्होंने थ्योरी दिया कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में घूम रहा है और वो बाहरी सेल से भीतरी वाली सेल्स में चलेगी तो उसकी आपका जो ऊर्जा होगा घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा। लेकिन भीतर से अगर वो बाहर की ओर चलेगी तो उसका इलेक्ट्रॉन घटेगा कि बढ़ेगा? तो ऊर्जा को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इसीलिए इसका जो सेल थ्योरी देने वाले थे नील बोर साहब ने बताया था। तो वही चीज को देखो यहां एक्सप्लेन कर दिया गया है कि अगर किसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² बढ़ती है तो उसी प्रकार पहली कक्षा में तो पहला नंबर सेल में जाएंगे तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो 1 का स्क्वायर मतलब 2 बनेगा। तो दूसरा सेल में जाएंगे तो कितना होगा वैल्यू? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। तीसरा सेल में जाएंगे तो n का वैल्यू कितना होगा? 3। तो 3 तिया कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18। तीसरा सेल में ही जाएगा। फिर चौथा सेल में जाएंगे तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 दूना 32। फिर 5 का सेल में जाएंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 25 दूना। इस कंडीशन में उसका सेल का पावर बढ़ते जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट देने वाले थे, ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे? नील्स बोर साहब। समझ में आई बात? बस यहीं तक। फिर से अगली कक्षा में आई क्लास होगी। धन्यवाद।